brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आज की कहानी या आज का जो वाकया मैं आप सबको सुनाने वाला हूं वो साल 2020 का है। 2020 अगस्त के महीने की ये वारदात है, ये घटना है और ये उन दिनों की बात है जब कोविड में जो रेस्ट्रिक्शंस लगे थे, कोरोना के समय जो लॉकडाउन का सिलसिला चल पड़ा था, उसमें धीरे धीरे हर राज्य में ढील दी जाने लगी थी। लेकिन जहां की मैं बात कर रहा हूं वहां ये कोविड के रेस्ट्रिक्शंस में जो ढील दी जा रही थी उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा था और वो इम्पैक्ट हो रहा था क्राइम पर और लॉ एंड ऑर्डर पर। बात कर्नाटक की है। बेंगलुरु के पास हासन एक जगह है, तकरीबन 144 किलोमीटर दूर है बेंगलुरु से, वहां की बात है ये। और हासन जिले में इसी दौरान जब लॉकडाउन में ढील दी जा रही थी तब क्राइम की घटनाएं बहुत बढ़ गई थी। ताबड़तोड़ लूटपाट और कत्ल की घटनाएं हो रही थी। और आज जो कहानी है वो उसी दौर की है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, हासन जिले में एक टाउन है जिसका नाम है चन्नारायापटना। इस चन्नारायापटना के पास में एक विलेज है, एक गांव है जिसका नाम है अलगोन दानाहल्ली। तो ये जो अलगोन दानाहल्ली गांव है वहां पर एक बुजुर्ग दंपत्ति रहा करते थे। 79 साल के बुजुर्ग शख्स थे मुरलीधर और 69 साल की उनकी पत्नी थी उमा देवी। 69 तो उमा देवी और मुरलीधर दोनों अलगोन दानाहल्ली गांव में रहते थे और दोनों काफ़ी संपन्न थे। इनके पास बहुत पैसा था लेकिन इनकी कोई संतान नहीं थी। इन्हें कोई बच्चा नहीं था। तो ऐसे में ये पति पत्नी दोनों अकेले ही, मतलब दोनों ही रहते थे और इनके साथ इनके परिवार में कोई था नहीं। तो जब तक कामकाज करने की, मेहनत करने की उम्र रही तब तक मुरलीधर जी ने और कोशिश की दौलत कमाने की, रुपए पैसे खूब कमाए। और चूंकि ज़मींदार परिवार से इनका ताल्लुक़ था, ज़मीन इनके पास बहुत ज़्यादा थी, तो इन्होंने ये तय किया कि बाकी रिटायरमेंट वाली जो लाइफ है ये अलगोन दानाहल्ली गांव में ही अपना एक फार्म हाउस है वहाँ पर गुजारेंगे। और इसी प्लानिंग के तहत पहले तो वो रहा करते थे वहाँ चन्नारायापटना टाउन में, लेकिन बाद में इन्होंने तय किया कि वो अलगोन दानाहल्ली गांव में शिफ्ट होंगे और फिर अपने फार्म हाउस में रहेंगे। उसी फार्म हाउस को उन्होंने डेवलप किया और एक छोटा मगर बहुत ही खूबसूरत सा घर उन्होंने बनाया, फार्म हाउस बनाया वहाँ। और ये जो फार्म हाउस था ये बेसिकली थोड़ा आइसोलेटेड था, मतलब गांव के बिल्कुल एक ऐसे छोर पर था जहाँ लोगों की आवाजाही कम थी और ये जगह सुनसान थी। आप उसको दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि बहुत शांतिपूर्ण जगह थी। तो रिटायर्ड लाइफ में अक्सर हमने देखा है, लोगों को सुना है कि लोग इस तरह की जगहों पर जाकर सुकून वाली ज़िंदगी जीना चाहते हैं, मतलब रोज़ की झिकझिक से दूर, शहर या गांव से भी दूर, थोड़ी शांति प्रिय वाली जगह पर लोग जाना चाहते हैं। तो ये दंपत्ति उसी तरह वहाँ रहा करती थी। अब हुआ ये, अच्छा, इस दंपति का एक तरीका भी था काम करने का और वहाँ रहने का। इन्होंने ये तय कर लिया था कि चूंकि वो एक आइसोलेटेड जगह पर, सुनसान जगह पर रहते हैं, फार्म हाउस उनका ऐसी ही जगह पर है, तो इन्होंने एक रूल बना लिया था कि शाम को 6 बजे वो अपने घर का गेट, ग्रिल, लोहे के जो सारे बने हुए थे मजबूत, वो सारा वो लॉक कर देते थे और उसके बाद फिर किसी की एंट्री जो है वहाँ नहीं होती थी और वो किसी को एंटरटेन भी नहीं करते थे। ये उनका नियम था। दिन के वक्त में अलबत्ता लोगों का आना जाना था, लेकिन जो लोग आते थे वो भी गिने चुने लोग आते थे। कौन आता था? एक तो वो किसान आते थे जो इनकी ज़मीन पर खेती किया करते थे और जिनसे उनका कोई लेना देना होता था, या फिर कोई आता था तो वो आता था इनका भाई रमेश, जो वही चन्नारायापटना टाउन में रहा करता था। तो रमेश आते थे और बाकी किसान आया जाया करते थे। तो यही सब कुछ चल रहा था। और इसी बीच मैं आपको बताऊं, मैंने आपको पहले ही बताया ये काफ़ी पैसे वाले लोग थे, तो इनके पास 200 एकड़ ज़मीन थी। आप समझिए 200 एकड़ बहुत ह्यूज पीस ऑफ लैंड होता है। तो इसी 200 एकड़ में से उन्होंने, जब फार्म हाउस में वो शिफ्ट हुए, उन्होंने 98 एकड़ ज़मीन बेची
और 98 एकड़ ज़मीन बेचकर उन्हें मिले 14 करोड़ रुपए। अब आप सोचिए, रिटायरमेंट वाली उम्र है, बुजुर्ग हैं दोनों, पति पत्नी, रुपए पैसों की कोई कमी नहीं, ज़मीन भी बेच दी, 14 करोड़ रुपए कैश इनको मिले। तो खैर, वो एक ऐसी जानकारी थी जो इनके अलावा इनके परिवार के लोगों को भी थी और गांव वालों को भी थी, क्योंकि गांव के लोग ऑब्वियसली अगर इतनी ज़मीन बेची जाती है तो उन्हें खबर तो मिलती है कि ज़मीन बिक गई, फिर वो लोकल मार्केट के रेट के हिसाब से अंदाज़ा भी लगाते हैं कि भाई ज़मीन कितने में बेची होगी। तो लोगों के पास एक अनुमान था कि 14-15 करोड़ रुपए इनके पास होंगे, और वाकई वो अनुमान बिल्कुल सही था। और यही वजह है कि वो अपनी सुरक्षा का भी बहुत ख्याल रखते थे और अपना ग्रिल दरवाज़ा सब शाम होते ही बंद कर लेते थे। हुआ ये कि 30 अगस्त को, 2020 की बात है ये, 30 अगस्त को उस घर में रोज़ सुबह सुबह एक दूध वाला आया करता था जिसका नाम है तमैया। तो तमैया जो है वो रोज़ दूध देने आता था, लेकिन 30 अगस्त को कुछ ऐसा हुआ कि तमैया नहीं आया और उसकी बेटी मीनाक्षी दूध लेकर पहुंची। अब मीनाक्षी ने आने के बाद डोरबेल बजाया, दरवाजे पर दस्तक दी, अंकल आंटी का नाम लेकर काफ़ी बार आवाज़ लगाई, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। जबकि ऐसा होता नहीं था, जब तक वो दूध लेकर आते थे, तमैया हो या फिर मीनाक्षी भी कभी कभी आती थी, तब तक ये दंपत्ति जो है वो नींद से जग जाते थे। और मतलब ऐसा कभी हुआ नहीं कि आवाज़ लगाए, बेल बजाए, काफ़ी दरवाजे पर दस्तक दे लेकिन कोई खोले नहीं। तो मीनाक्षी को थोड़ी शंका हुई कि भाई मामला क्या है। फिर उसने क्या किया, उसने खिड़की से झांक कर अंदर देखा और अंदर देखकर वो घबरा गई। उसने देखा कि अंदर बेड के ऊपर ये जो मुरलीधर की पत्नी है, उनका नाम क्या है, उमा देवी। उमा देवी जो है वो बेड पर बिल्कुल बेसुध पड़ी हुई है। अब वो बेहोश थी या उनकी मृत्यु हो गई थी, ये मीनाक्षी को देखकर समझ में नहीं आया, लेकिन देखकर उसे इतना ज़रूर समझ में आया कि वो रिस्पॉन्सिव नहीं है, जवाब देने की हालत में नहीं है, या फिर हाथ पांव हिल नहीं रहे हैं, बिल्कुल लूज पड़ी हुई है, जिस तरह से कोई मुर्दा आदमी पड़ा हुआ होता है। तो वो घबरा गई। वो फौरन उल्टे पांव भागती हुई अपने घर गई और अपने पापा तमैया को इसके बारे में बताया। दूध वाला जो है तमैया गांव के दूसरे लोगों को लेकर वहां पहुंचा और उसके बाद जो मुरलीधर के भाई थे रमेश, उनको भी फ़ोन किया गया। इन सारे लोगों ने मिलकर किसी तरह से वो दरवाज़ा खोला। और भी एक बड़ी अजीब सी बात थी, वो ये कि लोगों ने ये नोटिस किया कि दरवाज़ा अंदर से नहीं बल्कि बाहर से बंद है। तो ऐसे में लोगों को दरवाजे को खोलने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, लेकिन वो जो लड़की थी उसने पहले ये चीज़ इतना नोटिस नहीं किया था। वो झांक कर देखी और उसके बाद फिर जाकर अपने घर में उसने सारी बात बताई। तो गांव वाले आए और दूध वाला आया और उसके बाद उसके भाई आए रमेश, इन सारे लोगों ने मिलकर दरवाज़ा खोला और अंदर गए। तो अंदर का मंजर और भी ज़्यादा भयानक था। उन्होंने देखा कि पूरे घर में मिर्ची पाउडर जगह जगह पड़ा हुआ है और इसके साथ ही घर की कीमती चीज़ें गायब है, सारा सामान बिखरा हुआ है। और एक तरफ जहां बिस्तर के ऊपर उमा देवी की लाश पड़ी थी, वहीं एक दूसरे कमरे में फर्श पर जो उनके पति हैं मुरलीधर, उनकी भी बॉडी पड़ी हुई थी। तो ये देखकर लोगों को ये समझते देर नहीं लगी कि इस घर में बीती रात यानी 29 और 30 अगस्त के मिडनाइट को, दरमियानी रात को, कोई लूटपाट या डकैती की घटना हुई है जिसमें डकैतों ने बुजुर्ग दंपति की हत्या कर दी है और सारी कीमती चीज़ें या सोना जो भी है वो लूट कर लेकर चले गए हैं। फौरन उन्होंने पुलिस को इत्तला दी और पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने भी गौर किया कि घर में कोई फोर्सफुल एंट्री का निशान नहीं है, यानी जो भी उस घर में बीती रात आया था वो इस दंपति को जानता था। लेकिन वो आदमी कौन था, पुलिस को अब इसका पता लगाना था। लेकिन पुलिस को ये इंडिकेशन मिल चुका था कि जो भी वो आदमी था वो जानकार था, क्योंकि कोई फोर्सफुल एंट्री का निशान नहीं था। अब ये इंडिकेशन जो है वो ये हिंट कर रहा था कि शायद इस घटना के पीछे कोई जानकार, कोई फैमिली मेंबर या फिर कोई ऐसा आदमी जिसकी नज़र इनकी दौलत पर हो, उसका हाथ हो सकता है। शक के घेरे में खुद इनका भाई रमेश भी आ गया, उससे भी पूछताछ हुई। बाकी जो भी नोन लोग हैं इनके, उनसे भी पूछताछ हुई। और पुलिस की शुरुआती जांच पारिवारिक झगड़े की तरफ ही थी, क्योंकि पुलिस को ये लग रहा था कि ये जो चीज़ें बिखेरी गई हैं या मिर्ची पाउडर पड़ा हुआ है, ये सारी चीज़ें जो है फैब्रिकेटेड हैं, यानी पुलिस की जांच को उलझाने के लिए की गई हैं। और पुलिस ये मान कर चल रही थी कि इसके पीछे दौलत, रुपए पैसे का चक्कर तो है ही, लेकिन कोई पारिवारिक आदमी है।
लेकिन पुलिस को कोई कंक्रीट क्लू अपनी शुरुआती तफ्तीश में इस मामले में नहीं मिल पा रहा था। मगर कुछ रोज गुजरने के बाद पुलिस को इस मामले में अचानक बाय डिफॉल्ट एक क्लू मिला। ये क्लू क्या था? ये जो मुरलीधर साहब हैं जिनकी हत्या की गई थी, उनके सारे वैल्यूएबल्स, चाहे वो पर्स हो, तमाम तरह के कार्ड्स हों, सोने चांदी के जेवर हो, नकद रुपए हो, ये सारी चीज़ें लुटेरे अपने साथ लेकर गए थे, वो जो भी था लुटेरा। तो हुआ ये कि कुछ दिनों के बाद पुलिस को ये खबर मिली कि मुरलीधर के एटीएम कार्ड का इस्तेमाल करके चन्नाराया पटना टाउन में 33,600 रुपये, 33,600 रुपीज़ किसी ने विड्रॉ किए हैं, निकाले। अब ये जानकारी जैसे ही पुलिस को मिली तो पुलिस को लगा कि इनका कार्ड अगर किसी के पास है तो वो जाहिर है कोई रॉबर ही होगा, क्योंकि इनके घर से वो चीज़ गई है और उस रॉबर को इनके एटीएम का पिन भी पता है। तो ये जानकारी पुलिस को मिली तो पुलिस फौरन उस एटीएम में पहुंची जहां से ये रुपए निकाले गए थे। लेकिन पुलिस को वहां जाते ही झटका लगा। झटका ये लगा कि उन्होंने देखा कि एटीएम का सीसीटीवी कैमरा ही खराब है। तो पुलिस बहुत निराश हुई। बैंक वालों को भी फटकार लगाई गई, लेकिन कर क्या सकते थे। अब पुलिस ने तय किया कि चलो एटीएम का सीसीटीवी कैमरा खराब है, लेकिन एटीएम की तरफ आने जाने वाले रास्तों में तो कहीं कैमरा लगा होगा। पुलिस ने उस पूरे रूट को स्कैन करना शुरू किया और इस स्कैनिंग का पुलिस को फायदा मिला। पुलिस को सीसीटीवी कैमरे में एक आदमी नजर आया और पुलिस जब उसे ट्रैक करने लगी तो पुलिस ने देखा कि वो आदमी एटीएम से रुपए निकालने के बाद पहले एक शराब के ठेके पर गया, वहां से उसने शराब खरीदी और फिर वो शराब लेकर अलगोन दानाहल्ली गांव की तरफ ही गया। यानी जिस गांव में ये बुजुर्ग दंपत्ति रहती थी उसी गांव की तरफ पुलिस ने उस आदमी को जाते हुए देखा जिसने एटीएम से रुपए निकाले थे। काफ़ी कोशिश के बाद, बहुत क्लियर विजिबल चेहरा दिखने वाला इमेज तो नहीं था, लेकिन काफ़ी कोशिश के बाद पुलिस ने आखिरकार उसकी पहचान कर ली और उसका नाम था योगानंद। वो पुलिस की रडार पर आ चुका था, लेकिन पुलिस अभी उसे पकड़ नहीं पाई थी। पुलिस उसको ढूंढ रही थी, लेकिन पुलिस उसे गिरफ्तार करने में नाकाम रही। इस बीच पुलिस को एक और क्लू मिला। ये क्लू जो है पुलिस को एक मुखबिर यानी इन्फॉर्मर के जरिए मिला। एक दावनगेरे नाम की जगह है इसी चन्नाराया पटना के पास में, और उस दावनगेरे में पुलिस को पता चला कि वहाँ कोई एक आदमी किसी ज्वेलर की दुकान में काफ़ी सारा सोना बेचने आया है। और मुखबिर जो होते हैं वो पुलिस को इस तरह के अनयूजुअल एक्टिविटीज़ के बारे में बताते हैं। तो मुखबिर को जब ये खबर मिली, मुखबिर ने पुलिस को बताया तो पुलिस दावनगेरे पहुंची और पता चला कि वहाँ प्रसाद नाम का एक आदमी कहीं से चोरी किया गया या लूटा हुआ सोना बेचने के लिए पहुंचा था। पुलिस ने प्रसाद को फौरन हिरासत में लिया, उससे सख्ती की और फिर उसने कबूल कर लिया कि उसका मुरलीधर और उमा देवी के कत्ल से, यानी कुछ रोज़ पहले जो डबल मर्डर हुआ था, उससे कनेक्शन है और ये सोना भी उसी के घर से, उन्हीं के घर से लूटा गया है। अब जब पुलिस को ये जानकारी मिली तो पुलिस ने और उसे टाइट किया और ज़्यादा सख्ती की। सख्ती करने के बाद पुलिस को पता चला कि इस पूरे केस का या पूरे कांड का जो मास्टरमाइंड है वो कहीं दूर का या अलग जगह का रहने वाला नहीं, बल्कि उसी गांव का जहां के ये बुजुर्ग दंपति हैं, वहीं अलगोन दानाहल्ली का रहने वाला है। और एक नौजवान लड़का है तकरीबन 24-25 साल का, जिसका नाम है राहुल। वो इस मामले का मास्टरमाइंड है और वो इस मामले में शामिल है, जिसने इस पूरी रॉबरी को प्लान किया था। पुलिस ने अब राहुल को भी गिरफ्तार कर लिया, जो इस बात से अनजान था कि पुलिस उस तक पहुंच भी सकती है। तो खैर, राहुल को जब पकड़ा तो राहुल ने अपने साथ साथ तकरीबन 5 या 6 लोगों के और नाम लिए जो इस रॉबरी में शामिल थे। गांव के दूसरे लोगों की तरह राहुल को भी यह जानकारी थी कि उस बुजुर्ग दंपति के पास काफ़ी पैसा है। उन्होंने 98 एकड़ ज़मीन बेचकर तकरीबन 14-15 करोड़ रुपए कमाए हैं, उनके पास कैश है। तो ये सब जानकारी जब राहुल को मिली तो राहुल ने तय किया कि वो लूटपाट करेगा और उसने अपने जैसे तकरीबन 5-6 लोगों को मिलाकर अपना एक गैंग बनाया। और इसके बाद उन्होंने तय किया कि वो इस घर पर धावा बोलेंगे। मगर दिक्कत ये थी कि दिन के वक्त में अगर इस डकैती को अंजाम देते तो शायद लोगों को पता चल जाता। बेशक आइसोलेटेड यानी सुनसान जगह पर घर हो, लेकिन लोग आते जाते हैं, सड़क से हो सकता है कोई देख ले, तो उनको डर था। इसीलिए उन्होंने प्लान किया था कि वो रात को इस घटना को अंजाम देंगे। पूरी प्लानिंग के तहत 29 अगस्त की रात को राहुल इनके घर पहुंचा और इनके घर पे दस्तक दी, बेल बजाया। तो अंदर से मुरलीधर जो है उन्होंने झांक कर देखा तो राहुल ने बताया कि मैं राहुल हूँ और यहीं रहता हूँ गाँव में, आप
के नारियल के पेड़ से कोई लगातार नारियल चुरा रहा है, अभी हमने उसको भगाया, ये देखिए कितने सारे नारियल गिरे हुए हैं। तो इस तरह से राहुल ने उस बुजुर्ग दंपत्ति को कहा कि उनके घर के बाहर जो पेड़ लगा है उससे नारियल कोई चोरी कर रहा है। बुजुर्ग दंपत्ति को इस बात का कोई आभास नहीं हुआ कि उसके मन में कोई प्लानिंग या साजिश है। मुरलीधर जी ने दरवाज़ा खोल दिया और जैसे ही वो बाहर निकले, जो वहाँ पर छिपे हुए राहुल के बाकी साथी थे, उन्होंने मुरलीधर को ओवरपावर कर लिया, पकड़ लिया, घसीट के अंदर ले गए। अंदर ले जाने के बाद उनको पता था कि अंदर उनकी पत्नी भी है, उमा देवी। तो 5 से 6 लोग थे, सभी ने मिलकर इस दंपति को काबू कर लिया, उनके हाथ पांव बांध दिया, यहाँ तक कि मुंह में भी टेप लगा दिए और उसके बाद उन्हें बुरी तरह से पीटा, डराया, धमकाया और उनके पास जो भी कीमती चीज़ें थी, सोना, चांदी, तमाम तरह के कार्ड्स, कैश, वो सारी चीज़ें इस गैंग ने बड़े इत्मीनान से लूट ली। यहाँ तक कि वो रिलेक्टेंट थे, अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड का जो पिन होता है वो नहीं बता रहे थे, लेकिन इन्होंने उनकी बहुत पिटाई की और तब उनको पिन भी अपना बताना पड़ा। यही वजह है कि इनके कार्ड से किसी ने एटीएम से पैसे भी निकाले थे सबसे पहले, पुलिस को जो क्लू मिला था। तो कुल मिलाकर सारी चीज़ें इन लोगों ने उनसे लूट ली। ये जो रॉबर्स थे उनका इरादा सिर्फ लूटपाट करने का ही था, वो इस बुजुर्ग दंपति को मारना नहीं चाहते थे। लेकिन राहुल जो है वो बड़ा ही शातिर और शैतान किस्म का लड़का था। उसे ये लग रहा था कि अगर इस बुजुर्ग दंपति की हत्या नहीं की गई, ये जिंदा रह गए, तो फिर चूंकि इन्होंने उसे पहचान लिया है तो आज नहीं तो कल उसका भेद खुल जाएगा। तो इसलिए उसने जो है तय किया कि वो बुजुर्ग दंपति की हत्या करेगा ही, और उसने अपने साथियों को मजबूर किया कि वो मुरलीधर और उमा देवी की हत्या कर दे। और फिर उस रात उस गैंग ने, राहुल और उसके साथियों ने मिलकर इस बुजुर्ग दंपति की आखिरकार हत्या कर दी। तो खैर, हत्या कर दी और लूटपाट करके फरार हो गए। लेकिन जब इस मामले की पुलिस ने जांच शुरू की तो जांच शुरू होने पर आखिरकार उनकी पोल पट्टी खुल गई और इस पूरे केस का पुलिस ने खुलासा कर दिया। खुलासा करने की वजह जो है, एटीएम से रुपए निकालना और चोरी का सोना बेचना और इस तरह की जो दूसरी चीज़ें हैं, उनके ज़रिए पुलिस इन गुनहगारों तक पहुंची। आपको बता दूं कि बहुत सारे एविडेंस इस मामले में पुलिस ने जुटाए थे। एक मिनट में आपको बताता हूं। तकरीबन 86 एविडेंस पुलिस को इस मामले में मिले जो उसने कोर्ट में पेश किए, और 40 विटनेसेस, 40 गवाह पुलिस ने इस मामले में ढूंढे। अब आप ये भी सोचते होंगे कि भाई ये गवाह कौन होते हैं, क्योंकि सीन ऑफ क्राइम पर तो कोई और था नहीं। गवाह वो होते हैं जो मान लीजिए चोरी का सोना खरीदने वाला आदमी हो, जिसने पहली बार देखा हो कि एटीएम से पैसे निकाल रहा है। तो इस तरह के जो लोग, मान लीजिए पूरी घटना का कोई चश्मदीद गवाह ना हो तो भी उस पूरी स्टोरी को सपोर्ट करने वाली जो दूसरी एक्टिविटीज़ है उसके गवाह भी जो है वो बड़े क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ऐसे तकरीबन 40 गवाह पुलिस ने ढूंढे और 86 विटनेसेस एविडेंस पुलिस के पास थे, जिसके सहारे पुलिस ने आखिरकार इस केस को सुलझाया और सुलझाने के बाद ये जो सारे गुनहगार हैं उन्हें अदालत से आजीवन कारावास की सज़ा भी दिलाई। तो ये थी पूरी कहानी। इस पर आपकी राय क्या है, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आइए कुछ कमेंट्स जो मेरी प्रीवियस स्टोरी में आप लोगों ने किए थे वो मैं आप सबको सुनाता हूँ। मैंने आप सबको बताया था कि किस तरह से मुंबई में 4 पेंट के डिब्बों में एक इंसान की लाश 7 टुकड़ों में काट कर किसी ने फेंक रखी थी, डाल रखी थी। उस मामले का पुलिस ने खुलासा किया। तो कैसे किया मैंने उस कहानी में बताया है। शुभम पांड्या जी ने कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। इनका कहना है, इन्होंने कमेंट किया है, इनका कमेंट इंग्लिश में है तो इंग्लिश में लिखा है और हिंदी में वो कन्वे करना चाहते हैं, तो मैं इत्मीनान से पढ़ के उसके बारे में अगर मुमकिन हुआ तो जवाब दूंगा। या रुके, जल्दी से पढ़ने की कोशिश करता हूँ। शायद कुछ लोग सोचते होंगे कि क्या मतलब है इससे, लेकिन पुलिस नेटवर्क और मीडिया नेटवर्क के बारे में बताने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। भले ही मॉडर्न ज़माना है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि कोई भी क्राइम करके बच जाए। क्राइम नेवर पेज, उन्होंने कहा। एनीवे, इनका ये कहना है कि मीडिया जिस तरह से क्राइम की घटनाओं को लेकर खासकर क्राइम तक लोगों को जागरूक करता है और जिस तरह से पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, उससे आज नहीं तो कल गुनहगार पकड़े जाते हैं। वशिष्ठ कुमार जी ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। खान सर फैन ने कमेंट किया है, इनका भी बहुत बहुत स्वागत है। कुंतलेश्वर समथिंग है, बहुत लंबा सा नाम और सरनेम है, तो मैं वो पूरा नहीं पढ़ पा रहा हूँ क्योंकि एक दूसरे के साथ वो जुड़ा हुआ है। जय हिंद उन्होंने लिखा है। उद्रेश बिंद ने भी काफ़ी कॉम्प्लीमेंट किया है, थैंक यू वेरी मच। ओवरऑल डेवलपमेंट विथ फिजिक्स के नाम से एक आईडी है।
और SRA फूड है, इनका अपना फूड ब्लॉग है, SRA फूड। तो इन्होंने भी कई बार कहा कि मैं एक बार कम से कम क्राइम तक के प्लेटफॉर्म से SRA फूड ब्लॉग का जिक्र कर दूं। तो बिल्कुल आप क्राइम तक फैमिली के मेंबर हैं, इतना तो बनता ही है। जगदीश के चांडेगड़ा जी रेगुलर कमेंट करते हैं, हौसला अफजाई करते हैं, गुजरात से हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। मिस्टर अंश तिवारी ने भी कमेंट किया है। मुकेश यादव जी मध्य प्रदेश के अनूपपुर से, उन्होंने कमेंट किया है। दीपक हैं, दीपक खड़का, ये जय पशुपतिनाथ लिख रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। मेरे ख्याल से आप नेपाल से होंगे अगर जय पशुपतिनाथ आप लिख रहे हैं तो। परूप श्रेष्ठा जी ने कमेंट किया है, जर्मनी से हमारे रेगुलर लिसनर हैं। होमी राय भी रेगुलर कमेंट करते हैं। मोहम्मद असगर अली हैं और अरविंद सचदेव ने कमेंट किया है, ये थाईलैंड से हैं, विकी नाम है इनका। और रिबाज खान का कमेंट है, बहुत बहुत स्वागत आपका। लाइक योर स्टोरी टेलिंग स्टाइल सिंपल एंड लूसिड, इन्होंने ये कहा है। राम बिश्नोई, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आप कौन सा शो करते हो, इन्होंने पूछा है। तो राम बिश्नोई जी, मैं आपको बताऊं, क्राइम तक पर तो खैर ये प्रोग्राम मैं लेकर आता ही हूँ। इसके अलावा आज तक पर जो शो आता है रात 11 बजे, जिसे शम्स ताहिर खान साहब पेश करते हैं, मेरे सीनियर, मेरे बॉस, वो शो है वारदात। उस शो का मैं प्रोड्यूसर हूँ, तो उस शो में भी अक्सर मेरी आवाज़ होती है। और कभी कभी जब शम्स सर कहीं बिजी होते हैं तो उस शो को मैं टीवी पर भी पेश करता हूं। तो रात 11 बजे वारदात आप लोग आज तक पर ज़रूर देखा कीजिए। और आज जब मैं ये कहानी आप सबके सामने रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो वारदात के अब 20 साल पूरे हो रहे हैं। ये भी एक बड़ी उपलब्धि है वारदात के हिस्से। प्रदीप भांबू जी का भी कमेंट है। CK म्यूज़िक, DS भक्ति, इन्होंने अपना नाम भी बताया है। इनका नाम है तरुण, इन्होंने कहा कि मैं उनका नाम ज़रूर लूँ। तो तरुण जी, बहुत स्वागत आपका। और मोहम्मद रियाज ने भी कमेंट किया है, नाइस स्टोरी सर, इन्होंने लिखा है। ईश्वर पाटिल ने भी कमेंट किया है। वर्जीनिया डिसूजा रेगुलर कमेंट करती हैं, वर्ली मुंबई से हैं। और मोहम्मद रियाज का मैंने जिक्र कर ही दिया। SRA फूड का भी मैंने जिक्र कर दिया। रेखा भट्ट ने आशीर्वाद दिया है, ये सीनियर सिटीज़न हैं और हमारी रेगुलर लिसनर हैं। इन्होंने लिखा है कि आपको प्रमोशन मिलेगी जल्दी, डोंट वरी। थैंक यू वेरी मच। सुजय नंदी जी लगातार एक कॉम्प्लीमेंट भेजते हैं, उन्होंने कहा है कि सर क्राइम तक को सब्सक्राइब किया है सिर्फ आपकी वजह से। थैंक यू वेरी मच सुजय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है। सारे लोगों के नाम और कमेंट्स एक दिन में पढ़ना संभव नहीं होता है, आप सब जानते हैं, लेकिन ये सिलसिला चलता रहेगा। मैं ये एश्योर करना चाहता हूँ कि सारे कमेंट्स मैं पर्सनली ज़रूर पढ़ता हूँ, तो आपकी बात मुझ तक पहुँच ज़रूर जाती है। फिलहाल इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।